देखा मुखिया जी, मैंने कहा था ना कि श्याम मनहूस नहीं है। देखिए, अब पूरे 1 दिन गुजर चुके हैं और ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे आप श्याम को मनहूस कह सकते हैं। पर मुझे अब भी इस मनहूस पर भरोसा नहीं है। जब ये अनाथ आश्रम में था तो इसके 12 वर्ष हो जाने के बाद अनाथ आश्रम बंद हुआ। इसीलिए मेरा मानना यह है कि भले ही आज कुछ नहीं हुआ, पर आगे भी कुछ नहीं होगा। क्या आप ये दावे के साथ कह सकती हैं? बस मुखिया जी, बहुत हो गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप एक गांव के मुखिया होकर इन सब बातों पर विश्वास करते हैं। आप भला किसी को भी मनहूस कैसे कह सकते हैं? और इसने तो मेरी पुत्री की जान बचाई है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे मनहूस कभी नहीं मानने वाला। पर महाराज, आप बात को समझ नहीं रहे हैं। दोनों के बीच बहस चल ही रही थी कि अचानक से एक सैनिक आता है और कहता है, अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। अनर्थ हो गया? क्या अनर्थ हो गया? महाराज, किसी चोर ने राजमहल के राजकोष से बहुत सारा धन चुरा लिया महाराज। ये क्या बोल रहे हो? भला इतने सैनिकों के होते हुए कोई राजकोष को हाथ भी कैसे लगा सकता है? देखा महाराज, मैंने कहा था ना, ये श्याम मनहूस है। अब हो गया ना साबित। जिस राजकोष को कोई हाथ लगाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, उसी राजकोष की चोरी हो गई, वो भी तब जब श्याम आपके राजमहल में आया। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना महाराज? ये आप क्या कह रहे हैं? आप भला चोर ने चोरी की, उसमें श्याम की क्या गलती? श्याम की बस इतनी सी गलती है कि वो इस राजमहल में आया जिससे राजमहल में चोरी हुई। क्योंकि श्याम एक मनहूस इंसान है, वो जहां भी जाता है वहां कुछ ना कुछ बुरा अवश्य होता है। आप ये समझ नहीं पा रही हैं। मैं ये बात मानना तो नहीं चाहता हूं, पर ये सारी घटनाएं इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि श्याम एक मनहूस है। पिताजी, आप भी? माफ करना पुत्री, पर मुखिया जी उचित कह रहे हैं। अगर श्याम मनहूस नहीं है तो इसके आने के बाद ही राजकोष की चोरी क्यों हुई? इसके आने से पहले क्यों नहीं? हो सकता है कि ये बस एक इत्तेफाक हो और कुछ नहीं। जो भी हो, पर हम और खतरा नहीं उठा सकते। श्याम, तुमने हमारी पुत्री के प्राण बचाए हैं और इसीलिए मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। पर अब तुम्हें यहां से जाना होगा। नहीं पिताजी, ये गलत है। आप सब ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर आप सबको सच में लगता है कि श्याम मनहूस है और राजमहल में कुछ बुरा इसलिए हुआ क्योंकि श्याम यहाँ आया था, तो ठीक है, मैं श्याम के साथ उसकी कुटिया में अकेले पूरा दिन बिताऊंगी। फिर देखते हैं कि मेरे साथ क्या बुरा होता है। नहीं पुत्री, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। इसमें बहुत ही खतरा है। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। पिताजी, आप मुझे कृपया करके मत रोकिए। श्याम का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। आप भरोसा रखिए, मुझे कुछ नहीं होगा। उसके बाद श्याम राजकुमारी के साथ जंगल चला गया, अपनी झोपड़ी में। मुझे क्षमा कीजिएगा राजकुमारी, मेरी वजह से आपको इतना कुछ करना पड़ रहा है। इसमें क्षमा कैसी? मैं समझ सकती हूँ कि आप पर क्या बीती होगी। रोज सबके ताने सुनना, गांव न जा पाना, अकेले रहना, ये सब तकलीफों के सामने तो हमारी तकलीफ तो कुछ भी नहीं है। आप चिंता मत कीजिए और हमारे ऊपर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। आप कह रही हैं तो ठीक है। वैसे यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है क्या? हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी, मैं अभी आपके लिए स्वादिष्ट और अच्छे फल तोड़ कर लाता हूँ। आप यहीं रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, ठीक है? ठीक है, पर जल्दी आइएगा।
श्याम फिर जंगल के अंदर फल तोड़ने के लिए चला जाता है और इस तरह राजकुमारी अकेली रह जाती है। खतरे से अनजान होकर वह श्याम की राह देख रही होती है कि तभी अचानक से ही एक सर्प वहां आ जाता है। राजकुमारी का ध्यान नहीं होता है और वह सर्प उन्हें डस लेता है और कुछ देर बाद श्याम वहां पर पहुंचता है और यह देखते ही उसके हाथ से फल की टोकरी गिर जाती है और वह दौड़ते हुए राजकुमारी के पास आ जाता है। राजकुमारी जी, ये आपको क्या हो गया? आप बेहोश कैसे हो गईं? राजकुमारी जी उठिए, आप सुन पा रही हैं? राजकुमारी उठिए। तभी श्याम की नजर राजकुमारी के पैरों में जाती है जहां सर्प ने काटा हुआ था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे राजकुमारी को ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। ये सब मेरी ही गलती है। इस गांव में जंगली जानवर और सांपों का खतरा है। मुझे ये बात ध्यान में रखनी चाहिए थी। अब मुझे कैसे भी करके सर्प का जहर निकालना पड़ेगा। श्याम अपने मुंह से सांप का जहर राजकुमारी के पैरों से निकालने लगा। कुछ देर तक निकालने के बाद राजकुमारी होश में आती है। राजकुमारी, आखिरकार आप होश में आ ही गईं। पता है मैं कितना डर गया था। मुझे माफ कर दीजिएगा राजकुमारी जी, ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं आपको अकेला ना छोड़ता तो ये सब कभी नहीं होता। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए श्याम, गलती तो मेरी थी कि मैंने ध्यान नहीं रखा अपना। मुझे समझना चाहिए था कि ये जंगल है और यहाँ कुछ भी हो सकता है, पर कुछ भी हो आपने फिर से मेरी जान बचाई है। श्याम, अब तो पिताजी मान ही जाएंगे कि आप कोई मनहूस नहीं है। अब हम चलते हैं यहाँ से। जी, जैसा आप कहें। उसके बाद राजकुमारी और श्याम महाराज के पास उनके महल जाते हैं और राजकुमारी को देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि उन्हें कुछ क्यों नहीं हुआ। तभी मुखिया की नजर राजकुमारी के पैरों में जाती है। ये सब क्या है राजकुमारी जी? आपके पैरों में ये घाव कैसे? जी, ये मुझे एक सर्प ने काटा था। जब मैं जंगल में थी तब। क्या कहा? एक सर्प ने काटा था? देखा महाराज, मैंने आपसे कहा था ना, ये श्याम एक मनहूस है। इसके साथ जाते ही राजकुमारी को सर्प ने काट लिया। वो तो भगवान की कृपा थी, इसीलिए राजकुमारी को कुछ नहीं हुआ। नहीं मुखिया जी, ये सच नहीं है। जब मुझे सर्प ने काटा था तब तो श्याम वहाँ पर था भी नहीं। अगर वो होता तो मुझे पूरा यकीन है कि सर्प मुझे नहीं काटता। इसके अलावा वो श्याम ही है जिसकी वजह से मैं आज भी बच पाई हूँ। श्याम ने ही मेरे पैरों से जहर निकालकर औषधि लगाई जिससे मैं स्वस्थ हो पाई। भले ही श्याम ने आपको बचाया हो, पर सर्प ने आपको इसीलिए काटा क्योंकि आप श्याम के साथ गई थी, इस मनहूस के साथ। आप अब भी समझ नहीं पा रहे हैं मुखिया जी। समझ तो आप नहीं पा रही हैं। मुखिया जी बिल्कुल उचित कह रहे हैं। माफ कीजिएगा, पर अब हम आपकी बात नहीं मान सकते। श्याम, तुमने हमारी पुत्री की जान बचाई थी उन डाकुओं से, इसके लिए हम तुम्हारे ऋणी हैं। पर तुम्हारी ही वजह से राजकोष की चोरी हुई और राजकुमारी को सर्प ने भी डसा। इसीलिए हम ये आदेश देते हैं कि तुम अब इस राज्य में नहीं रह सकते हो। तुम हमारे राज्य के लिए एक खतरा हो और इसके लिए तुम्हें हम इसी वक्त राज्य से निकलने का आदेश देते हैं। नहीं पिताजी, ऐसा मत कीजिए। आप किसी निर्दोष के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो तो शुक्र मनाइए कि श्याम ने आपकी जान बचाई थी, इसीलिए हम इन्हें जाने दे रहे हैं। अन्यथा इसे हम फांसी की सजा दे देते। श्याम, उम्मीद है कि तुम हमारे फैसले का मान रखोगे और इस राज्य में मुड़ के कभी नहीं देखोगे। जी महाराज, मैं समझ गया और आपका धन्यवाद मुझे जाने देने के लिए। नहीं नहीं, रुकिए श्याम, मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
कोई बात नहीं राजकुमारी, वैसे भी मैं अकेला ही रहता आया हूँ। मेरे साथ आज तक कुछ अच्छा नहीं हुआ, पर अब आप अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब मैं नहीं आ सकता आपको बचाने के लिए। अच्छा, तो अब मुझे चलना चाहिए। किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। राजकुमारी श्याम की बातों को सुनकर भावुक हो जाती है और रोने लगती है, और श्याम उस समय राज्य से चला जाता है, हमेशा हमेशा के लिए। और उसके 1 महीने बाद कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कितनी शांति हो गई है उस मनहूस के जाने के बाद। सही कह रहे हैं मुखिया जी, अब पूरे 1 महीने गुजर चुके हैं, पर अभी तक कुछ भी बुरा नहीं हुआ। मुझे तो लगता है कि उसे पहले ही यहाँ से भगा देना चाहिए था। सही कह रहे हो मित्र, अगर मैंने ऐसा पहले ही कर दिया होता तो कम से कम मेरा घर तो नहीं जलता। वे दोनों ही आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक राजमहल से एक घोषणा आती है। सुनो सुनो सुनो, सभी को सूचित किया जाता है कि अब सब 1 महीने के लिए भोजन की व्यवस्था कर लें, क्योंकि बहुत ही जल्द युद्ध होने वाला है। दूसरे राज्य के राजा ने युद्ध की घोषणा की है। जल्दी ही युद्ध होगा और इसीलिए कुछ दिनों तक आप सभी को घर में ही रहना पड़ेगा या गांव छोड़कर जाना भी पड़ सकता है। तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। सुनो सुनो सुनो। अरे ये क्या मुखिया जी, युद्ध होने वाला है, वो भी हमारे पड़ोसी राज्य से। वो तो बहुत ही शक्तिशाली है, क्या हम टिक भी पाएंगे? ये तो सच में बहुत बड़ी मुसीबत है। हमें अभी महाराज के पास जाकर उनसे बात करनी पड़ेगी। मुखिया और गांव के कुछ लोग महाराज के पास जाते हैं। प्रणाम महाराज, ये क्या सुन रहे हैं? पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। आपने सही सुना है मुखिया जी। हमने उनसे संधि करने की भी कोशिश की, परंतु वो नहीं माने और उन्होंने युद्ध की घोषणा भी कर दी। हमें तो ये डर है कि हम हार ना जाएं, क्योंकि उनकी सेना हमारी सेना से 5 गुना बड़ी है और उनके पास हमसे ज्यादा हथियार और हाथी घोड़े भी हैं। 5 गुना बड़ी सेना? तब तो हम किसी भी हाल में नहीं जीत सकते महाराज। ये क्या हो गया? अब हमारा क्या होगा? ये तो बहुत ही बड़ी मुसीबत है। ये तो आपके घर जलने से, राजकोष की चोरी होने से और हमें सर्प के डसने से भी बहुत बड़ी मुसीबत है। पर अब तो श्याम ही है, नहीं तो फिर ऐसा कैसे हो गया मुखिया जी? मैं कुछ समझा नहीं राजकुमारी जी। आप इतने भी मासूम मत बनिए मुखिया जी। आपने गांव में होने वाले, राजमहल में होने वाले और मेरे साथ जो जो हुआ, उन सब का आरोप आपने बेचारी श्याम पर लगा दिया कि वो मनहूस है। पर अब तो वो है ही नहीं और इतनी बड़ी समस्या आ गई। तो मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि अब आप सब इस युद्ध का इल्जाम किस पर लगाने वाले हैं और किसे मनहूस कहने वाले हैं? देखिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं, पर अभी इस समय ये सब बात सोचने का समय नहीं है। हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, अन्यथा ये राज्य दूसरे राज्य के राजा के पास चला जाएगा। सभी लोग युद्ध की बात से बहुत डर गए थे और परेशान हो गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी एक सैनिक आता है। प्रणाम महाराज, एक दूत आया है दूसरे राज्य के राजा का संदेश लेकर और वो आपसे मिलना चाहता है। एक दूत आया है, उसे जल्दी अंदर भेजो। प्रणाम महाराज, मैं हमारे महाराज का एक संदेश लेकर आया हूँ। मुझे संदेश सुनाने की इजाजत दें। इजाजत है। महाराज ने कहा है कि वो आपके राज्य के साथ युद्ध करने वाले थे, परंतु उनके सलाहकार के कहने पर
उन्होंने ये युद्ध रोक दिया है और आपसे संधि करने के लिए तैयार हैं और वो कल आपसे मिलना चाहते हैं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं या आप भी उनसे युद्ध करने में रुचि रखते हैं? कृपया हमें बताइए। क्या कहा? उन्होंने संधि के लिए हाँ कर दी और युद्ध रोक दिया? हमें भी युद्ध में कोई रुचि नहीं है। हम भी शांति से रहना चाहते हैं और इसीलिए वे कल यहाँ आ सकते हैं। हमें बेहद खुशी होगी। जी जैसा आप कहें तो ठीक है, अब हम चलते हैं। दूत के वहां से जाने के बाद मुखिया और महाराज सभी लोग बेहद खुश हो जाती है और अगले ही दिन दूसरे राज्य के राजा राजमहल आ पहुंचते हैं। महाराज, हमें बेहद खुशी हुई कि आप इस संधि को मान गए और युद्ध रोक दी। रोकनी तो थी ही, आखिर हमारे सलाहकार ने हमें ऐसा करने को जो कहा था। आपके सलाहकार ने कहा था? तो वो अभी कहाँ हैं? आपके साथ नहीं आए? हाँ महाराज, हमें उनसे मिलकर उनका शुक्रिया अदा करना था। हमने उनसे बहुत कहा पर पता नहीं क्यों वो यहाँ नहीं आना चाहते थे। उन्होंने आने से मना कर दिया। बस इतना कहा कि कुछ भी हो जाए पर युद्ध ना हो। अच्छा, ऐसी बात है। अच्छा तो कोई बात नहीं, जब हम आपके राज्य जाएंगे तो उन्हें शुक्रिया जरूर कहेंगे। वैसे उनका नाम क्या है? क्या हम ये जान सकते हैं? उनका नाम श्याम है। महाराज के ऐसा कहते ही सारे गांव वाले, मुखिया और महाराज सब चौंक जाते हैं। श्याम नाम है? क्या आप मुझे उनके बारे में और कुछ बता सकते हैं? उनके बारे में उनकी तो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। वो हमें 1 महीने पहले ही मिले थे। जब वो उस राज्य में आए थे उनके पास तो एक आना तक नहीं था। फिर वे हमारे राज्य में काम करने लगे। उनका काम बहुत ही सुंदर था। जो भी काम करते थे वो उत्तम ही करते थे और बहुत ही दयालु भी थे। राज्य में सभी की मदद करते थे बिना किसी स्वार्थ के। क्या उनके वहां होने से किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं होती थी या किसी के साथ कुछ बुरा? ये आप क्या कह रहे हैं? उल्टा तो जहां भी कुछ बुरा होता था वो वहां उनकी मदद करते थे। क्या आप सच कह रहे हैं? और नहीं तो क्या। एक दिन तो मैं एक निर्दोष को फांसी की सजा देने वाला था, परंतु श्याम ने हमें रोका और उन्होंने अपनी सूझबूझ से असली अपराधी का पता लगाकर उस बेचारे को बचा लिया। और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हमसे ऊंची आवाज में बात की थी और कहा था कि हमें किसी को भी बिना सोचे समझे सजा नहीं देनी चाहिए। क्रोध में आकर तो बिल्कुल नहीं। उनकी बुद्धि और हिम्मत को देखते हुए हम काफी प्रसन्न हुए और उन्हें अपना सलाहकार रख लिया। वो तो बहुत ही समझदार और अच्छे इंसान हैं, सबकी मदद करते हैं। पर आप सब ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम बताते हैं महाराज कि ये सब ऐसे क्यों कह रही है। उसके बाद राजकुमारी ने महाराज को सारी बात विस्तार से बताई। महाराज ये सुनने के बाद थोड़े क्रोधित हुए और कहा, अब मैं समझा कि वो यहाँ क्यों नहीं आना चाह रहे थे। आप सब किस युग में जी रहे हैं? आप सब अब भी इन अंधविश्वास जैसी चीजों में विश्वास रखते हैं। पर फिर भी आप सबके इतना कुछ करने के बाद भी श्याम ने इस राज्य को बचाया। वो तो सच में एक बहुत बड़े और सच्चे इंसान हैं। मुझे गर्व है कि वो मेरे सलाहकार हैं। अच्छा तो अब हम चलते हैं और आप सब चिंता मत कीजिएगा। अब श्याम यहाँ कभी नहीं आएंगे। वो आना भी चाहेंगे तो हम उन्हें ऐसी घटिया जगह पर कभी नहीं आने देंगे। महाराज के ऐसा कहते ही वो वहां से चली जाती है और गांव वालों, मुखिया और महाराज को अपनी गलती का एहसास होता है और इसके साथ श्याम का जीवन भी सुधर जाता है और उन सभी को अपनी गलती का एहसास भी होता है, जिससे श्याम के माथे पर लगा
मनहूसियत का दाग हमेशा हमेशा के लिए हट जाता है।